हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा के तकनीकी प्रिपरेशन यानी कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की, जिसमें आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नया चैप्टर है हमारे सामने, शैक्षिक तकनीकी में जनसंचार माध्यम। ठीक है, यह हमारे सामने नया चैप्टर है। मॉस मीडिया अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान और प्यारे प्यारे शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझेंगे और उसके बाद संचार और जनसंचार क्या होता है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। जनसंचार माध्यम का महत्व क्या है इनका, इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। और फिर उसके बाद हमको मिलता है जनसंचार का माध्यम, मीडिया ऑफ मॉस कम्युनिकेशन। जनसंचार 3 प्रकार का होता है, क्या क्या होता है उसको पूरी तरीके से समझेंगे। फिर हमारे सामने सबसे बेहतरीन टॉपिक निकल करके आएगा, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी का कॉमन टॉपिक है और इससे पेपर कभी बच के जा ही नहीं सकता है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की परिभाषाएं क्या होती हैं और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। इस प्रकार से इस क्लास को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में और आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास और बिना किसी देरी के। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके क्लास को शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि मानव समूह, देखिए आप जो कुछ लिखा है उस पर कम ध्यान देकर मेरे शब्दों पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। मानव समूह के सदस्यों के लिए यह आवश्यक होता है कि आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया जाए, और जब एक मनुष्य दूसरे मानव तक या दूसरे समूह को प्रभावित करना चाहता है तो वह संचार को अपनाता है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन को अपनाता है, वार्तालाप को अपनाता है, बातचीत के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है ना। हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहें या दूसरे ग्रुप में, दूसरे समूह में हम बात को रखना चाहें तो या तो हम लिख करके बात पहुंचाएंगे या बोल करके पहुंचाएंगे, इशारों से सब मतलब कोई ना कोई संचार का एक माध्यम अपनाएंगे जिस माध्यम से लोगों तक हम अपनी बात को कह पाएंगे। संचार की प्रक्रिया वह ही सामाजिकता एवं सामाजिक संगठन की निरंतरता का आधार है। संचार की प्रक्रिया ही सामाजिकता और सामाजिक संगठन की निरंतरता बनी रहे, उसका बेस कौन है? संचार की प्रक्रिया। आपस में वार्तालाप कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, डिस्कशन कर पाएंगे, तभी तो हमारा एक दूसरे के साथ सहयोग और सद्भावना बनी रहेगी। अन्यथा क्या ही हम एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे तक अपने विचारों को कैसे पहुंचाएंगे अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो संचार एक प्रक्रिया है जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। संचार एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसमें 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 से 2000 भी हो सकते हैं, 1 से अधिक लोग भी हो सकते हैं। इसके माध्यम से अभिव्यक्तियों, आदर्शों, इच्छाओं, सूचनाओं आदि को आदान प्रदान किया जाता है। बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे आप, बिना जो है किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेट के आराम से क्लास को अटेंड करते रहिए। जनसंचार, संचार और जनसंचार में क्या डिफरेंस है, मीडिया और मॉस मीडिया में क्या डिफरेंस है, चलिए इसको समझते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के आदान प्रदान की जो कला है वह संचार कहलाती है। क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों तक जो सूचनाएं पहुंचाता है, जो अपनी बात पहुंचाता है, वह संचार कहलाती है। लेकिन जब एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के द्वारा यह कार्य बहुत व्यापक स्तर पर हो जाता है तो यह जनसंचार कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान कई व्यक्तियों या समूहों, समाजों में एक ही समय में और एक साथ होता है। संचार हो या जनसंचार हो, इसके माध्यम से हम एक समय में एक व्यक्ति को भी बात बोल सकते हैं, और अगर कोई समूह है, समाज है, मीटिंग है ना, तो वहां पे हम ढेरों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे एक साथ। जनसंचार की, और यही सब प्रोसेस जनसंचार कहलाता है। जैसे कोई भी छपी हुई सामग्री यानी कि किताब है, एक किताब छप जाती है, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। उस किताब के माध्यम से लेखक अपनी बात को पहुंचाता है।
एक रेडियो जिसमें शायद कोई कहीं दूर बैठा बोल रहा है और वह घर घर जन जन तक उसकी आवाज़ पहुंच रही है, जो कि मॉस मीडिया का उदाहरण है। अथवा दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से आज हम लोग घरों में बैठे दुनिया में क्या चल रहा है यह टीवी के माध्यम से जान लेते हैं, जो कि जनसंचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। और दृश्य श्रव्य सामग्री का भी सबसे उचित उदाहरण टीवी को ही माना जाता है। जनसंचार माध्यमों का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ मॉस मीडिया अप्रोच। जनसंचार माध्यम का अगर विश्लेषण किया जाए तो उसमें 3 भेद हैं। कौन कौन? जन, संचार और माध्यम। यानी कि जन माने लोग, संचार माने कम्युनिकेशन और माध्यम मतलब जो उनका माध्यम है। जन का अर्थ है व्यक्तियों का बड़ा समूह। जन का मतलब क्या है? व्यक्तियों का बड़ा समूह। संचार का अर्थ है प्रसारित करना, भेजना, तथा माध्यम ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रसार किया जाए। ठीक है, बात को अच्छे से इस पॉइंट को तुरंत नोट कर लीजिए। जनसंचार माध्यम, जनसंचार में जन का मतलब होता है ढेर सारे व्यक्तियों का एक बड़ा समूह। संचार का अर्थ होता है प्रसारित करना, भेजना, पहुंचाना, तथा माध्यम एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा चीजों को भेजा जाता है या प्रसार किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जनसंचार माध्यमों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? देखिए, जनसंचार वे माध्यम हैं जो बड़े समूह के समान संदेशों को प्रसारित करते हैं। जनसंचार क्या है? वे माध्यम है जो बड़े समूह के समान संदेशों को प्रसारित करते हैं। ठीक है, और भी अच्छी अच्छी परिभाषाओं को हम जान लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ही परिभाषा दी हुई है, चलो और भी मिलेंगी अभी। जनसंचार माध्यमों का महत्व क्या है? इससे एक तो अधिगम स्थायी हो जाता है, स्थान और सीमा से परे है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय कहीं भी हम बैठ करके कोई भी खबर देख लेते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से कोई खबर आ रही होती है, हम टीवी पर बैठ करके उसको देख लेते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि 8 बजे के बाद की खबर नहीं चलेगी या 8 बजे से पहले ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर दुनिया में कहीं पर कुछ घटित हुआ है तो वह तुरंत हम तक पहुंच जाता है और हम कहीं भी आजकल मोबाइल में बैठे दुनिया भर में कहीं भी देख भी लेते हैं उन सब चीज़ों को। और जनसंचार के माध्यम से चीजें पहुंच भी पाती हैं, विशाल समूह में संप्रेषण हो जाता है। आज क्या होता है कि व्हाट्सएप के हम लोगों के पास इतना ग्रुप होता है, उसमें 250-300 लोग जुड़े होते हैं, या फिर टेलीग्राम ले लीजिए, है ना, हजारों लोग, लाखों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट को, एक बात को अगर कहना है तो उसको तुरंत मैसेज कर देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं और वह विशाल समूह में पहुंच जाती है ना। एक रास्ता को दूर करना भी जनसंचार माध्यम का एक महत्व है। जीवन की जटिलताओं का निराकरण भी जनसंचार माध्यम के महत्व से किया जाता है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, भावात्मक प्रभाव पड़ता है, समृद्ध अनुभव होता है, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास होता है और प्रामाणिकता भी इसका एक अच्छा इसका महत्व है। देखिए, अब हम इन चीजों को जो हमने एक एक लाइन में पढ़ी, अब उनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। स्थायी अधिगम कैसे है? देखिए स्थायी अधिगम देखिए कैसे है। शिक्षाविदों का मत है कि जनसंचार माध्यम व्यक्ति के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ते हैं, जो कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ते हैं, जिससे न केवल संदेश आसानी से समझ में आते हैं बल्कि अधिक समय तक याद भी रहते हैं। शिक्षाविदों ने यह भी प्रूव कर दिया है कि ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग अधिगम को बेहतर बनाता है। भाई, आप किसी चीज को खाली सुन रहे हैं रेडियो पर तो शायद वह बात जल्दी ही हम भूल जाएं, लेकिन जब हम उसी बात को टीवी पर 1-2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म को देखते हैं तो एक एक डायलॉग हमको रट जाता है, याद हो जाता है, जिसको हम कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि वहां पे हम अपनी आंखों का भी, कानों का भी और अपने दिमाग का भी यूज कर रहे होते हैं। इसलिए शिक्षाविद यह मानते हैं कि जितने से ज्यादा हम ज्ञानेंद्रियों का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा अधिगम बेहतर हो पाएगा, है ना। आपको सोच लीजिए कि आपको अगर खाली कोई क्वेश्चन समझाया जाए और वह सिर्फ ओरल समझाया जाए, सामने दिखाया ना जाए, तो क्या वो जल्दी याद हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा। अगर वह सामने ब्लैक बोर्ड पे टीचर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहा है या लिख रहा है और आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो फिर वह क्वेश्चन हमारे दिमाग में अंदर बैठ जाएगा और हम उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा समय तक उसको याद रख पाएंगे। तो इसीलिए ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान अर्जन के द्वार हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होंगी अधिगम को प्राप्त करने में, उतना ही अधिगम बेहतर और अच्छा हो पाएगा। हम उसको ज्यादा समय तक कलेक्ट कर पाएंगे, अपने अंदर रोक पाएंगे। फिर देखिए, स्थान और सीमा से परे होता है। जनसंचार माध्यमों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनके द्वारा
प्रसारित कार्यक्रम स्थान और समय सीमा से परे होते हैं। किसी भी घटना का प्रसारण संभव है, जैसे संसद की कार्यवाही ले लीजिए, है ना, इसमें समय और सीमा का बंधन नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर कार्यक्रम को किसी भी स्थान से देश के किसी भी कोने तक प्रसारित किया जा सकता है, चाहे वह कितना ही कोई भी स्थान हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, एक कोने से दूसरे कोने तक चीज़ों को आसानी से पहुंचाया जाता है। विशाल समूह में संप्रेषण कितना आसान हो गया है ना। जनसंचार माध्यमों, एक टीवी के माध्यम से हम लोग बात घर घर तक पहुंचा देते हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा बड़े समूह में एक साथ संप्रेषण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को एक समय में अलग अलग स्थान पर कई व्यक्तियों द्वारा देखा जा सकता है। दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों का जनक्षेत्र व्यापक है। इसके फलस्वरूप धन और समय की भी बचत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रास्ता को दूर करना। देखिए क्या है यह एक रास्ता, इसको समझ लेते हैं। आपको पता है कि जनसंचार माध्यम सामान्य शिक्षण प्रक्रिया से हटकर होते हैं, जैसे मुद्रित सामग्रियां हो गई, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया आदि। इन माध्यमों द्वारा कुछ ऐसे प्रस्तुतिकरण होते हैं जैसे कार्टून, गीत, क्विज आदि द्वारा संप्रेषण करना। इससे सामान्य शिक्षण प्रक्रिया से उत्पन्न एक रास्ता को दूर किया जा सकता है और माध्यम शिक्षण को रुचिकर बनाता है। एक रास्ता का मतलब है, या हम कह सकते हैं बोरिंग तरीके से, ठीक है। तो इससे सामान्य शिक्षण प्रक्रिया से उत्पन्न जो आदमी बोर हो जाता है, जनसंचार माध्यम उसको रुचिकर बनाने का काम करता है। जीवन की जटिलताओं का निराकरण भी जो है जनसंचार के माध्यम से संभव है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, जनसंचार माध्यम ऐसे सशक्त माध्यम है जो कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतिहास का चित्रण, सभ्यता और संस्कृति के कई पहलुओं को हमारे समक्ष रखता है, जिससे जन जन में देश के लिए गौरव और श्रद्धा की भावना अप्रत्यक्ष रूप से विकसित होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये वे माध्यम है जिनके द्वारा क्रांति लाई जा सकती है। भावात्मक प्रभाव देखिए, जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा कि जनसंचार माध्यम, जैसा कि हमने पढ़ा कि जनसंचार माध्यमों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नाटक, कहानी, वृत्तचित्र, चर्चा आदि के द्वारा भी शिक्षा को प्रसारित किया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक समय तक स्मृति में रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनको याद रख सकते हैं, है ना। भावनावश हम इनके पात्रों से जुड़ जाते हैं, जैसे बालक सुपरमैन हो गया, मिक्की माउस हो गया, डोनाल्ड डक हो गया, इनसे जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। ये भावात्मक प्रभाव हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो गया, है ना, और भावात्मक प्रभाव हो गया। अच्छा ये वही चीज़ है, ठीक है। समृद्ध अनुभव हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रामाणिकता हो गई। आप देखिए जनसंचार के माध्यम, देखिए जनसंचार, मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन। जनसंचार में अंतः प्रक्रिया सम्मिलित रहती है जो लेने और देने को प्रोत्साहित करती है। यह व्यक्तियों के लिए पृष्ठपोषण का प्रावधान करती है, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। जनसंचार 3 प्रकार का माना गया है। बोलना और सुनना, स्पीकिंग लिसनिंग हो गया। देखना और निरीक्षण करना, विजुअलाइजिंग ऑब्जर्विंग हो गया। लिखना पढ़ना, राइटिंग रीडिंग हो गया। यह जनसंचार के 3 प्रकार हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए हमारे सामने आता है बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है? अगर अच्छा हम आपसे पूछ लें कि ब्लैक बोर्ड जो है वो किस में आएगा, दृश्य में आएगा या श्रव्य में आएगा, बताइए। तो ब्लैक बोर्ड किसका उदाहरण है? आप सोचिएगा फिर बताइएगा। देखिए ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है? दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। शिक्षण सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के, टीचिंग के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं?
एक्टिव हो जाती हैं। शिक्षण सामग्री में क्या क्या आता है? शिक्षण सामग्री में कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, है ना, और जो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सब इसमें आ जाता है ना, और पॉइंटर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, डस्टर हो गया, चाक हो गया, ये सब क्या है? टीचिंग सामग्री है, शिक्षण सामग्री है। डस्टर हो गया, और वे पाठ के सूक्ष्म और कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। याद रहे कि जिस समय शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां और प्रविधियां असफल होती दिखाई देने लगती है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से शिक्षण सामग्री न केवल शिक्षण को ही बल्कि शिक्षण की प्रविधियों और युक्तियों को भी प्रभावशाली बनाने में रामबाण का काम करती है। इसी डेंटा कहते हैं कि शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। ठीक है, ये बात हो गई दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं जो कि आपको रटनी पड़ेंगी, याद नहीं, रटनी पड़ेंगी, मतलब जो है ऐसा रट्टा मार के जाइएगा कि भूले नहीं आप। दो परिभाषाएं, दृश्य श्रव्य सामग्री आप हमसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ, परिभाषा, महत्व, आवश्यकता, कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेगा। परिभाषाएं तो कुछ जरूर पूछ लेगा, तो आप याद करके जाएं। ठीक है, चलिए। जॉन गई ही लिखा है। उनके अनुसार समस्त श्रव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियां या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समस्त श्रव्य दृश्य साधन, जितने भी श्रव्य और दृश्य, श्रव्य मतलब सुनने वाले, दृश्य मतलब देखने वाले साधन हैं, उनको शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियां या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण स्वयं माध्यम नहीं है, बल्कि सिखाने के क्या हैं? एक साधन है। स्वयं माध्यम नहीं है, सिखाने के साधन हैं। एडगर डेल कहते हैं, श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थिति में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। इन्हें बहुज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहते हैं। ठीक है, मैकनॉन रॉबर्ट्स के अनुसार। अगर इसकी कुछ और आसान सी परिभाषाएं मिलती हैं तो हम वो भी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, क्योंकि इसकी एक क्लास और होगी अभी इस चैप्टर की। देखिए, हम अभी जितना करवा रहे हैं इतना आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ये हम वही चीज़ें करवा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि सर पीछे से कुछ छोड़ रहे हैं, तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, उसको मैं बाद में कवर कराऊंगा। श्रव्य दृश्य सामग्री, क्योंकि ये मैं वो चीज़ें कंप्लीट करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे और आप बेहतर कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को पहले पढ़ लीजिए, बाकी फिर धीरे धीरे क्लासेज चलती रहेंगी और आगे कंप्लीट होता रहेगा। श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे सहायक साधन हैं जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित और उनमें सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो और एक क्या है, शिक्षक इन उपकरणों का उपयोग करके बालक की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग में ला करके, ठीक है, इससे एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां प्रयोग में आती हैं और पाठ्यवस्तु को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली और स्थायी बनाने का काम करती हैं। जेम्स कहते हैं कि श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग अधिगम को मूर्त, वास्तविक तथा अधिक गतिशील बनाने के लिए किया जाता है। प्यारे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी परिभाषा को याद करें, आप छोटी परिभाषा याद कीजिए, लेकिन उसका किसने वो बात कही है यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिभाषा हो छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे सामने। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का महत्व और आवश्यकता क्या है? इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। शिक्षण सामग्री के अनेक कार्य हैं और सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। शिक्षण सामग्री जो होती है उसके कई काम हैं, सभी बालकों के लिए उपयोगी भी है,
छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व को प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एकमत होकर स्वीकार किया है। छोटे बच्चों के क्लासरूम को कैसे डेकोरेट किया जाता है, बड़े बड़े चार्ट पेपर लगाए जाते हैं, जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो सामने उसको दिख रहा है, वन लिखा है वन पढ़ रहा है, अगर छोटा आ पढ़ रहा है तो वो भी सामने लिखा है छोटा आ, फिर अनार बना हुआ है बाकायदा। ये सब क्या है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का यूज करें और उनको कंठस्थ करें। निम्नलिखित बिंदुओं में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। किस प्रकार से यह दृश्य श्रव्य शिक्षण हमारे लिए इनका क्या महत्व है? प्रेरणादायी श्रव्य दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सिखाने की क्रिया में प्रेरणा और उत्सुकता बढ़ती है। ठीक है, जैसे अगर आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है, भूगोल के बारे में, तो पर्यावरण के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को भ्रमण करवा दीजिए, है ना। उससे बच्चा देख पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा, महसूस कर पाएगा, ये सब चीज़ें। क्रियागत अवसर की सुलभता शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को अनेक प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं। वे इसमें बोलते चालते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वाद विवाद करते हैं। इसमें उनकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनको पाठ में क्या होता है, इंटरेस्ट आने लगता है, रुचि आने लगती है। ठीक है, और वे खेलते खेलते कठिन से कठिन बातों के बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से भी सीख लेते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन वास्तव में कई बार हम उनको स्वतः ही सीख जाते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। स्पष्टीकरण में सहायक होता है। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री को स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आंख से देख भी लेते हैं। जो चीज़ खाली सुन रहे थे अब उसको वो देख भी पा रहे हैं। तो क्या है, बालक जो है आँख का भी यूज़ कर रहे हैं, कान का भी यूज़ कर रहे हैं, दिमाग का भी यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ों को जल्दी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है किसी भी चीज़ का? एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है ताकि उसकी एक इमेज आपके दिमाग में बन पाए, एक पिक्चर छप पाए। जैसे मैंने सीधी सी बात बता दी कि टीवी सबसे अच्छा उदाहरण मान लो आप, है ना। टीवी पे क्या है, आप सामने जो बोल रहा है उसको देख भी रहे हैं, या फिल्म देख रहे हैं आप, जो कहानी चल रही है उस कहानी को आप सुन तो रहे ही है, सामने एक्टिविटी भी देख रहे हैं उस कहानी की कि क्या हो रहा है। वैसे आप सुनेंगे राजा ने रानी को ऐसे मारा, है ना, उसने उसको मारा, लेकिन उसमें आप मारते हुए भी देख रहे हैं, कैसे मारा था, मतलब चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अर्थयुक्त अनुभव की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, है ना, चलो पढ़ ही लेते हैं, छोड़ना क्यों। शिक्षण सामग्री द्वारा बालकों को पाठ स्थूल रूप से पढ़ाया जाता है। प्रत्येक बालक वस्तु को देखकर, उसे छूकर, पूछकर हर प्रकार से ठीक ठाक समझने का प्रयास कर लेता है। इससे पाठ सरल, रोचक, मनोरंजक बन जाता है, इंटरेस्ट आने लगता है और सभी बालक ज्ञान को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। इससे क्या होता है, रटने की क्रिया कम हो जाती है। ठीक है, सामने कोई चीज़ लिखी है तो उसको बच्चा रट्टा मारेगा। वही चीज़ अगर हम बच्चे को विद एग्जाम्पल समझा देते हैं तो बच्चे अपने शब्दों में भी उसको प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालक पाठ के विकास में रुचि लेते हैं तथा ज्ञान स्वयं क्रिया करके ग्रहण करते हैं। खुद लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद करके भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। इससे सीखा हुआ ज्ञान निश्चित और स्थायी बन जाता है। जो भी बालक जो कुछ सीखता है वह उसके अंदर कंठस्थ हो जाता है और उन्हें किसी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बालक रटता क्या चीज़ें हैं, रटते हम लोग क्या हैं, हम लोग रटते वही है जो चीज़ें हमको याद नहीं हो रही होती हैं, है ना। और जब हम किसी चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं तो रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो तो स्वतः ही याद रहती है। शब्दावली में भी वृद्धि हो जाती है इससे, है ना। नए नए बच्चा शब्द सुनता है, जानता है, और जो है जैसे रेडियो, टेलीफोन हो गया, चलचित्र का प्रयोग हो गया, ऐसे नए नए शब्द सुनते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी जो शब्द भंडार है वो भी मजबूत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। शिक्षण में कुशलता मिलती है। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण में कुशलता आती है।
साथ ही शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जिन सूक्ष्म बातों और कठिन भावों को बालक चौक और टॉक की सहायता से नहीं समझ सकते, उन्हें वे सहायक सामग्री के प्रयोग से आसानी से समझ जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसमें, क्योंकि प्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि बालक सामने देख पा रहा है। संग्रहण क्षमता, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा पूर्व ज्ञान को भी सुरक्षित रख सकता है। किसी भी घटना की प्रक्रिया को फिल्म में संग्रहित करके शैक्षिक कार्यक्रमों को वीडियो अथवा टेप या फिर ऑडियो टेप सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, जिसको जरूरत पड़ने पर कभी भी देखा जा सकता है। रुचिकर साधन हो जाते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री एक रुचिकर साधन है जिससे बालक को पढ़ने लिखने में समझने में इंटरेस्ट आता है। अमूर्त और मूर्त रूप से प्रस्तुतिकरण होता है। विभिन्न विषयों में कई संकल्पनाएं सूक्ष्म स्तर में अमूर्त रूप में होती हैं। इन संकल्पनाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने से शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और स्थायी हो जाएगा, जिससे शिक्षार्थी अधिक समय तक उसको याद भी रख पाएंगे। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आज की लास्ट स्टेप है ये मनोवैज्ञानिक। बहुत ही आसानी से मैं कहता हूं ना कि बिल्कुल आसान भाषा में और बड़ी प्यारी लैंग्वेज में हम लोग उसको समझ पाएंगे पूरी क्लास में। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। श्रव्य दृश्य साधन कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत हो गया, इंटरेस्ट वाला सिद्धांत हो गया, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, इन पर आधारित होता है। श्रव्य दृश्य साधन शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शिक्षार्थी एक दूसरे से मानसिक क्षमता, अध्ययन गति, रुचि आदि की दृष्टि से अलग, हर बालक एक दूसरे से अलग होता है। शिक्षकों द्वारा इन साधनों का प्रयोग कर समझाने पर विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये हमारा दूसरा चैनल है, यहाँ भी हमें फॉलो करने का प्रयास करें, कष्ट करें। ये इंस्टाग्राम, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्लास कैसी रही ये आप जरूर बता करके जाएंगे। वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।